मतलब एक किसी भी चीज़ को अफोर्ड करने का फील नहीं आ पा रहा, तो फील कैसे आए? उस फील को लाने के लिए हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि हमें वैसा फील आए? चलिए। हम्म। हम्म। राइट सर। ओके। बिल्कुल जी। राइट सर। ट्रू सर। बिल्कुल सर। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर। हम्म। ट्रू सर। राइट। एकदम सच। ओके। कोई मैं अब सिलेक्ट करूं किसी को जो कल बताएंगे, जिन्होंने कल के सेशन को अटेंड किया था, और वो बताएंगे कि कैसा मतलब रिपीट करके बताएंगे कि क्या था कल का सेशन। तो राजीव भारद्वाज जी हैं। राजीव जी। हाँ जी सर। सर मैंने तो देखा नहीं आपने कहाँ भेजा था। वैसे रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, हमने सारा प्रैक्टिकल कर लिया है। कल का वीडियो भी और आज का वीडियो भी आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब कल के वीडियो में थोड़ा ऑडियो का इशू था। आज का वीडियो, कल का वीडियो आपको मिल जाएगा, हमने प्रॉपर सॉर्ट आउट कर लिया है। हाँ जी, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट। ओके। राजीव जी। सर कल का टॉपिक एक बार बताएंगे, क्या क्या हमने कल पढ़ा था? कार्मिक था, और क्या था जी? बिहेवियर पैटर्न कैसा हुआ हमारा मनी को लेके, हम एनर्जेटिक कैसे फील करें पैसे को लेके। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ओके। तो आज हम इस पैटर्न को थोड़ा सा अलग पकड़ते हैं कि अभी एक बड़ी अच्छी बात मनोज जी ने भी उठाई है कि हमें ना फील नहीं आता कि हम अमीर हैं। अमीर होने का फील जल्दी से आता नहीं है किसी को, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अफर्मेशंस हैं, और जो भी हम क्लास ले रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये जो तैयारियां हम कर रहे हैं ना अपने लिए, ये इनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत स्लो आता है, और हम वो फील नहीं ले पाते। मतलब हमें वो फील चाहिए ना अगर, तो उस फील को लेने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ कि आपको फील कैसे लेना है। एक तो आपको टेक्निक जो कल आपको बताई थी वो बहुत मतलब कारगर टेक्निक है, कि मतलब आप उसका, अगर कुछ लोगों ने मेरे पास आज दिन में कॉल आए थे एक दो लोगों के, जिन्होंने कहा कि हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद उनको क्या लगा कि हमने बार्गेनिंग नहीं की। किसी ने एप्पल परचेज़ किया आज, तो उसने एप्पल वाले ने उसको रेट बताया 70 रुपीज़। तो कह रहा है कि मैंने उसको 100 रुपीज़ दिए, जब वो मुझे 30 रुपये दे रहा था तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के चला गया। कह रहा आई डोंट नो कि उसको कितना अच्छा फील हुआ, बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो एक्सपेरिमेंट, मतलब जैसे कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है अपने ऊपर, तो पहला फील तो हमें ही आता है ये तो बात मतलब बहुत बड़ा सच है कि पहला फील तो हमें ही आएगा, दूसरा फील उस इंसान को आएगा जो जिसको एक्स्ट्रा मनी मिली है। अब सबसे बड़ी बात क्या कि फ़ील कैसे आती है? फ़ील लाने के लिए ना सर हमें राइट। फ़ील लेने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सराउंडिंग नज़र घुमानी है कि आपके सराउंडिंग जो लोग हैं ना, जो आपसे बात करते हैं लोग, किस टाइप के लोग हैं वो।
मतलब आप 10 लोगों के बीच में बैठते हो, वो 10 लोगों का प्रोफाइल क्या है, आपको ये प्रोफाइल जज करना है। इन फ्यूचर आपको इस चीज़ को बड़ा ध्यान से लेके चलना है। कैसे जज करेंगे प्रोफाइल, और प्रोफाइल जज करने का हमें क्या बेनिफिट होगा? प्रोफाइल जज करने का एक बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा, अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ बैठे हो जो स्पोर्ट्स में डील करते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। और स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो ऑलवेज मोटिवेट रहते हैं, मैक्सिमम स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आप किसी खाने पीने वाले बंदे के साथ बैठते हो, तो वहाँ पे आपका खाने पीने वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है थोड़े दिनों में। अगर आप फिटनेस वाले बंदों के साथ बैठते हो, लाइक आपका पेट निकला हुआ है, या फिटनेस वाले लोगों के साथ बैठते हो जो जिम विम जाते हैं डेली, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको फिटनेस नहीं टीच करेंगी। तो मतलब जिस टाइप के इंसान के साथ आप बैठोगे, उस टाइप का आपकी डेली लाइफ पे उसके शब्दों का आपके ऑरा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारे सराउंडिंग लोग होते हैं ना, वो जो लोग हैं वो उनके प्रोफाइल के हैं। कुछ प्रोफाइल ऐसे होते हैं जो कि डेली बेसिस पे नेगेटिव बात ही करेंगे आपके साथ। आप कोई भी काम शुरू करने वाले होगे ना, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, या ये तो इम्पॉसिबल है, इस तरीके की बातें वो लोग आपके साथ मतलब स्टार्ट कर देंगे इन नेगेटिव टॉक, कंप्लीट नेगेटिव टॉक। ठीक है, ऐसे लोगों को ऑब्ज़र्व करो, स्माइल करो, ऑब्ज़र्व करो, स्माइल करो, और भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन की टेक्नोलॉजी बनानी थी, तो उसने आईफोन के बारे में नहीं सोचा था उस टाइम पे, उसने सब कुछ डिफरेंट करने के बारे में सोचा था। और वो डिफरेंट करने के बारे में जब भी वो किसी से कुछ डिस्कस करता था ना, तभी लोग कहते थे ऐसा तो नहीं हो सकता, इससे ऐसी कोई चीज़ नहीं आ सकती जिसके अंदर की वायरस ना जा सके। स्टीव जॉब्स ऐसी चीज़ बनाना चाहता था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें वायरस ना जाए। ठीक है, लेकिन जो लोग थे वो मना कर चुके थे। जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन को बनाना था, और उन्होंने बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर किया राइट ब्रदर्स ने, और उनको पूछा कि हमें ऐसी मोटर बनानी है, इतनी मोटर की पावर होनी चाहिए जिससे हम हवा में उड़ सकेंगे। तो जितने भी इंजीनियर्स थे ना, सब ने कहा जी ऐसी मोटर तो नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अगर हमने सोचा तो ऐसा हो सकता है। 250 इंजीनियर फायर किए थे 250 इंजीनियर राइट ब्रदर्स वालों ने, तब जाके पहला उड़ने वाला प्लेन, जो कि लकड़ी का प्लेन बनाया गया था, वो तैयार हुआ था। तो जितने आपको नेगेटिव करने वाले सराउंडिंग आपके लोग होते हैं ना, हमें उनसे बच के रहना है, मतलब टोटली बच के रहना है। हमें क्यों बच के रहना उनसे ज़रूरी है, उन लोगों से बच के रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो लोगों के मुंह से जो शब्द हमारे लिए निकलते हैं, वो हमारे ओरे को ख़राब करते हैं। नेगेटिव नहीं, मतलब ना बोलना नेगेटिव आपको किसी के बारे में भी, ना नेगेटिव हमें किसी के बारे में भी सुनना भाई। ना तो मैं आपको नेगेटिव बोलूँगा, ना सुनूंगा। और मेरे सराउंडिंग जो लोग होंगे ना, मेरे ड्रीम के रिलेटेड लोग होंगे। लाइक आपको एक घर खरीदना है, तो आप 20 प्रॉपर्टी डीलरों से मीटिंग करके आ जाओ, मीटिंग कर लो। सिर्फ घर खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं है, लेकिन घर खरीदने की पूरी साइंस आप सीख के आ जाओ। घर खरीदने की पूरी साइंस आप सीख के आ जाओ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पैसे नहीं है ये सोच के आपको आगे नहीं जाना, रुकना नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। तो अपने सराउंडिंग क्या चल रहा है उसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। और जो ये छोटी छोटी हैबिट मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये बहुत मतलब इन हैबिट्स को चुना ही क्यों गया आप लोगों के लिए, मतलब कहने की बात है, मतलब बड़ी एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्यों कहते हैं ऐसा कि भाई साहब एक दिन टिप दे दूंगा मुझे अच्छा लगेगा, 2 दिन टिप दूंगा मुझे अच्छा लगेगा, मतलब अभी तो मेरी पॉकेट से जा ही जा रहा है, ये फील भी आपके दिमाग में आएगा स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन आप ये देखना कि ये छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर रिज़ल्ट बहुत फास्ट लेके आएंगे। इतना फास्ट रिज़ल्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि दूसरे से तीसरे दिन आपको रिज़ल्ट्स आएंगे। जिन लोगों को अफर्मेशन बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, उनको तो बस एक ही बात समझनी है कि आपको एक रट्टा लगाना है कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। आपको सिर्फ ये फील लेनी है। अब इस फील को लेने के आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ फील लेनी है, पैसा खुद आ जाएगा। एक दो बड़ी अच्छी अच्छी कमांड्स हैं जो कि आप चलती फिरती लाइफ के अंदर ले सकते हैं। लाइक मनी फॉलो मी फ्रॉम मल्टीपल वेज, पैसा मुझे मल्टीपल वेज से फॉलो करता है। जो बिजनेसमैन है ये उनके लिए है, जो जॉब वाला है
वो एक कमांड में उनको बताता हूँ, एक कमांड करें कि पैसा कमाने के नए नए रास्ते बनते चले जा रहे हैं, पैसा कमाने के नए नए रास्ते बनते चले जा रहे हैं। जॉब वालों के लिए ये कमांड है, आप ध्यान से कीजिए। इसके अलावा 21 दिन के लिए मैंने आपको कमांड्स दी हैं, 21 डेज़ के लिए मैंने आपको कमांड्स दी हैं। उस 21 डेज़ के अंदर आप डे 1 से लेकर 21 डेज़ तक प्रैक्टिस कीजिए। 21वां दिन जब हमारा यहाँ पे होगा क्लास के अंदर, तो आपको आप मुझे बता पाएंगे कि रिज़ल्ट कितना अच्छा है, ठीक है। अब कोई भी काम करने के लिए ना जुनून और नशा तो चाहिए। जुनून किस टाइप का? जुनून इस टाइप का, मुझे ये अफर्मेशन जपनी है, ठीक है जी। जपनी है मतलब जपनी है। रिज़ल्ट क्या आएगा वो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं कर्म करूंगा। अब रिज़ल्ट कहाँ से निकल के आएगा? रिज़ल्ट आएगा यूनिवर्स से निकल के। अभी तो आपने स्टार्ट किया है, अभी जो आप बोल रहे हो वो आपके माइंड तक है, माइंड से बाहर जाने दो, यूनिवर्स में जाने दो, वो घूम के पक्का आएगा आपके पास, ठीक है जी। अब एक सवाल जो मेरे पास व्हाट्सएप पे तकरीबन 8 से 9 लोगों ने पूछा है कि सर जैसे जैसे हम अध्यात्म के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, वैसे वैसे पैसा कम होता जा रहा है। अब बड़ा ही मतलब अलग पेस है ये कि आप एंटर कर रहे हो और आपका पैसा कम हो रहा है, ठीक है जी। जॉब वालों के लिए मंत्रा नहीं है सर, अफर्मेशन है, मैं आपको ज़रूर दूंगा अभी, ठीक है जी। पैसा कम होता जा रहा है, ठीक है। एक इंसान कह रहा है कि मैं जितना इन चीज़ों के बारे में सोचता जा रहा हूँ उतना मैं उलझता चला जा रहा हूँ, समझ में आया। कोई कहता है मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई कहता है नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं कहते। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल अभी देता हूँ। तो लोगों का जो कहने का तरीका है वो ये है कि जैसे जैसे हम इन फील्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में चीज़ें नेगेटिव होनी स्टार्ट हो गई है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इट्स हैपन, ऐसा होता है, हर किसी के साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है। ओके, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, छोटू सिंह जी आप आ गए हैं ग्रुप में? शायद छोटू सिंह जी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। आप लोग प्लीज़ मेरे पर्सनल नंबर पे हाई का टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लूँगा। किन्होंने? कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, तो जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, और ये जो मुसीबतें हैं हमें स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करने से रोकती हैं। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। बड़े ध्यान से समझने की बात है कि ऐसा क्यों होता है, प्रॉब्लम्स क्यों आती है हमारी लाइफ में। किसी और को अपने जितने भी 49 के करीब हम लोग हैं, 49 लोगों में से किसी को चैलेंज आ रहा है कि वो स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। इफ़ यस तो प्लीज़ बताइए एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एनीबडी? क्वेश्चन ये है कि जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करते हुए आपको चैलेंज आ रहे हैं सम, लाइक मनी का प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, काइंड ऑफ दैट। हाँ जी सर बताइए। हाँ जी प्लीज़ बोलिए सर। यस सर। ओके, बट हडल आते क्यों हैं? दैट्स द पॉइंट कि ये हमारा कुदरत हमारा एग्ज़ाम लेती है जब हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंटर करने जाते हैं तो, ठीक है। और कुदरत बहुत अच्छे से मतलब आपका एग्ज़ाम लेती है। ओके शिखा मैम, आपका कोई क्वेश्चन आप बोलना चाह रहे थे? रुद्रा जी एक मिनट, मैडम का क्वेश्चन पूरा होने देते हैं।
प्लीज़ ये लेटेस्ट वाला लिंक, आप प्लीज़ लेटेस्ट लिंक उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि वो मीटिंग, अब मैं 2 मीटिंग एक साथ नहीं ले सकता। हाँ जी, ओके शिखा मैम प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। हम्म, 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 एग्जैक्टली इसीलिए हमने इस कोर्स को 90 डेज़ का रखा है, कि आफ्टर 90 डेज़ आपके पास स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैक्सिमम सवालों के जवाब हों। ओके, ओके। कल का ना हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कल के हमारे टॉपिक हैं हु एम आई, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर ना आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन आने वाली है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा ना कभी सोचा होगा। लाइक कि लोग कहते हैं ना, कौन सा, मतलब मैं कौन हूँ, मेरे होने का पर्पज़ क्या है, और अगर मैं ह्यूमन हूँ तो मैं ह्यूमन क्यों हूँ, और अगर मैं ह्यूमन हूँ तो मेरे पास किस तरीके की पावर है, और उन पावर्स को मैं अनलॉक कैसे कर सकता हूँ, एंड आफ्टर ह्यूमन मैं क्या बनूँगा। और जिसको हम एनर्जी फॉर्म बोलते हैं, एनर्जी हमारी डायरेक्ट बॉडी में नहीं होती, एनर्जी हमारी ऑरा बॉडी में होती है। तो जो चक्रास, जिसको हम चक्रास शब्द यूज़ करते हैं, वो चक्रास कहाँ से आई, फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट। कल का टॉपिक ये है, और कल की क्लास शायद थोड़ी लंबी भी चल सकती है, क्योंकि इस टॉपिक को कंप्लीट करके ही मैं क्लास ख़त्म करना चाहूँगा। छोटू सिंह जी, एक बार आप अनम्यूट कीजिए। हेलो छोटू सिंह जी, कुछ लोग ग्रुप में ग्रुप का लिंक मांग रहे हैं, कृपया ग्रुप का लिंक उन्हें पोस्ट कर दीजिए, या अपने नंबर पोस्ट कर दीजिए ताकि वो हमें हाई का मैसेज भेज सकें। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा छोटू सिंह जी को, आप सबकी तरफ से भी और मेरी तरफ से जी, जो कि इस कार्यक्रम के हमेशा संयोजक रहते हैं, और बहुत ही दिल से छोटू सिंह जी मेहनत करते हैं लोगों को इकट्ठा करने की, हम सबको इकट्ठा करने की जो एक मुहिम इन्होंने चलाई है। और 90 डेज़ मेंटल हेल्थ का जो आइडिया है वो भी छोटू सिंह जी का है, कि सर व्हाट्सएप पे बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन वो उनको पूरा नहीं मिल रहा सीखने के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इन्हीं ने, यही वही इंसान है जिन्होंने पहली बार मुझे ये बात बोली, और मैंने इनकी बात को सुनते हुए ये डिसीज़न लिया कि यस, हम ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ही इज़ द मेन पर्सन जिनकी वजह से हम सब हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इनके लिए एक बड़ा सा थैंक यू हम सब की तरफ से बनता है। ओके, ओके जी। हाँ जी,
वो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। ओके जी, कौन सर बात कर रहे हैं? थोड़ा सा लाउड बात करेंगे? और सर मेरी मिस्टेक थी एक्चुअली, गूगल ना वो लिंक एक जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं तभी शेयर करता है, तो मैंने लिंक डबल वाला जो मिस्टेक हुआ मेरा है, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर। ओके, हाँ जी, कौन सर बात कर रहे हैं? प्रमोद जी ग्रुप में सेंड किया था। छोटू सिंह जी एक बार फॉरगिवनेस प्रेयर मनी अफर्मेशन यहाँ पे भी सेंड कर दीजिए, या आप सर पर्सनल नंबर से एक बार प्लीज़ हेलो का मैसेज भेज दीजिए, हम आपको भी डाल देंगे। ओके, कितने लोगों ने सॉन्ग सुना था फॉरगिवनेस का कल? वेरी बैड, 13 मिनट का सॉन्ग आपने 1 मिनट सुना। अच्छा चलिए, एक बार उसको ध्यान से सुनिए तो सही उसमें क्या है। ओके चलिए, जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो हमारी लाइफ में दिक्कत क्यों आती हैं, क्यों हमें प्रॉब्लम्स होती हैं? ओके सुरेंद्र जी, आपने सुना था तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा लास्ट में, अब ग्रुप जब हम क्लोज करेंगे मीटिंग को। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जब हम अध्यात्म कुदरत के, एक तो होता है नॉर्मल ह्यूमन जो नॉर्मल उस पथ पे चल रहा है, एक होता है स्पेशल प्लेयर। लाइक एक शहर के अंदर एक टीम खेलती है क्रिकेट, वो पहले स्कूल लेवल पे खेलते हैं, फिर स्कूल लेवल जॉइंट कंपटीशन करते हैं तो वो जॉइंट लेवल पे खेलते हैं, फिर उसके बाद उस शहर का कंपटीशन होता है, शहर के बाद राज्य का, और राज्य के बाद स्टेट के बाद वो कंट्री के लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, तब जाके टॉप 11 का शॉर्ट लिस्ट होता है। गेम चाहे कैसे भी हो, लेकिन प्लेयर्स ऐसे ही शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। जब आप हट के, दूसरों से हट के सोचना शुरू करते हो, एनर्जी की फॉर्म में आते हो, लाइक आप मेडिटेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपने रेकी सीखा है या नहीं सीखा, लेकिन जब ये शब्द आपके पास आते हैं, जैसे आपको किसी ने कहा कि रेकी कर देता हूँ मैं, आपको रेकी से इलाज हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, जब ये शब्द आपके पास आया तो समझो ये शब्द नहीं है, ये यूनिवर्सल मैसेज हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अब आप लीग से थोड़ा सा हटना स्टार्ट होते हो धीरे धीरे। कभी कभी जैसे हिप्नोटिज्म एक शब्द है, लोगों को लगता है हिप्नोटिज्म में ना पहला माइंड जो होता है लोगों का वो उल्टा ही चलता है, कि अगर मैं हिप्नोटिज्म सीख लूँगा तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, काइंड ऑफ पावर है ना। तो लोगों के दिमाग में पहला माइंड ये आता है कि हम हिप्नोटिज्म का मिसयूज़ करेंगे। किसी ने सबकॉन्शियस के बारे में पढ़ा, या किसी ने पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ा, या किसी ने साइकोलॉजी, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो जल्दी आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो वो जब आध्यात्म के मोड में एंटर करना स्टार्ट करते हैं ना, घुसना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे वो एक चैलेंज को फेस करते हैं कि दूसरों से हट जाते हैं। वो उनके हटने का मीनिंग होता है कि अब वो लीग से अलग हो गए, एक नॉर्मल लाइफ से अलग हो गए, उनकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है वो नॉर्मल से अलग हो गया। आप किसी स्पिरिचुअल कोर्स को सीखने जा रहे हो, आप टेलीफोनिक सीख रहे हो उस कोर्स को, या आप उस कोर्स को सीख रहे हो क्लासरूम के अंदर, ठीक है जी, या हेलो सर, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूँ? सर समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। ओके ओके, आपकी ओके, तो जब हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर करते हैं तो हमारी बॉडी का ना जो फॉर्म है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। एक नॉर्मल स्पिरिचुअल आदमी जो होता है उसका ऑरा अलग होता है, एक कॉमन मैन का ऑरा अलग होता है, एक आदमी जिसका इन सब चीज़ों से लेना देना कुछ नहीं है उसका ऑरा अलग होता है। अब इस ऑरे के शब्द को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब वो किसी क्लास के अंदर एंटर होता है, पहली बार जाता है, वो नेगेटिव माइंड से जाए पॉजिटिव माइंड से जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उसकी लाइफ में जब उसके बिहेवियर चेंज होते हैं। जिस दो तरीके से आप सिलेक्शन होता है आपका, एक आपको कोई क्रिएटर मिलेगा जो आपको सिलेक्ट करेगा बदलने के लिए आपकी लाइफ को,
कोई अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपको बताएगा स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा, इंटरेस्ट डेवलप करके आपको ट्रेंड करेगा और एक दिन आप टीचर बन जाओगे। दूसरा एक चैप्टर होता है इसका जिसको बोलते हैं कि यूनिवर्स आपको सिलेक्ट करता है कि अब आपको यूनिवर्स के बारे में जानना है और भीड़ से अलग होना है। जिसको यूनिवर्स सिलेक्ट करता है, ध्यान से सुनिए, जिसको यूनिवर्स सिलेक्ट करता है ना उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ की भी आएंगी, मेंटल भी आएंगी, इमोशनल भी आएंगी, बहुत सारी टाइप्स की प्रॉब्लम्स उसको आएंगी। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही लॉजिक माइंड वाला इंसान था, बहुत ही इंटेलिजेंट था और बहुत ही लॉजिक माइंड वाला इंसान था। उसका लॉजिक बहुत पावरफुल था, मतलब वो सवाल पूछता था तो दूसरा इंसान जवाब नहीं दे पाता था। एंड ही इज़ नेचर लवर ऑल्सो, नेचर लवर भी था वो बंदा। धीरे धीरे वो लोगों से मिलने लगा, लोगों से बात करने लगा, तो उसको थोड़े टाइम बाद समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी होती है और स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको समझने की कोशिश करने लगता है। जब वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है तो अचानक से वो उसकी फैमिली में एक डेथ हो जाती है, और वो डेथ का जो रिलेशन होता है ना वो बहुत क्लोज रिलेशन का डेथ होता है। उसको ट्रॉमा लगता है, मतलब सीधा सीधा, कि ये उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हो जाएगा क्या, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। वो शांत होता है, उसके बाद वो शांत होता है, उसके बाद वो बहुत तरीके के लोगों से मिलता है, मौलवियों से मिलता है, संतों से मिलता है, बाबों से मिलता है, और स्पिरिचुअलिटी के प्रति अपनी रुझान उनसे डिस्कस करता है। ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब उसको मिलते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब उस इंसान को नहीं मिलते। लेकिन वो एक चीज़ फेस कर रहा होता है कि ना तो वो ठीक से पढ़ पा रहा है, उसको ज्ञान बहुत है, लेकिन पेपर जो एक डिग्री कॉलेज स्कूल वाला जो सिस्टम है वहाँ पे उसका सिस्टम थोड़ा ख़राब चल रहा है। वैसे उसको यूनिवर्सल नॉलेज बहुत है, वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट बात करते हैं। ठीक है जी। दूसरा उसके साथ क्या होता है, फिर उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है। अब वो गर्लफ्रेंड बनती है, वो गर्लफ्रेंड के साथ चीज़ें डिस्कस करता है, घूमना फिरना सब कुछ करता है। तो एक दिन वो कुछ टाइम के लिए भारत भ्रमण के लिए निकल जाता है अपने गुरु के साथ। जब वो भारत भ्रमण के लिए जाता है, भारत भ्रमण में के जाते हुए उस बंदे का रास्ते में एक ज़बरदस्त अलाइनमेंट होता है। बहुत सारे कहते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना है तो दुनिया का हर मंदिर, हर तीर्थ स्थान आपको घूमना चाहिए, ताकि आप वहाँ की एनर्जीज के बारे में समझ सको और सीख सको। तो जिसको हम कहते हैं ना ट्रांसमिशन करना है आपको, तो आपको भ्रमण करना चाहिए, एटलीस्ट अपनी कंट्री का तो आप कर ही सकते हैं। तो जब वो बंदा भारत भ्रमण करके आता है तो आके देखता है, उसको देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की जो फ़ोटो है उसके ऊपर माला टंगी हुई है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। तो पता लगता है उसको कोई बुखार हुआ था तो उसकी डेथ हो गई गर्लफ्रेंड की। फिर वो बंदा भगवान से बड़ा नाराज़ हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी से बड़ा नाराज़ हो जाता है कि मैंने तो ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद वो स्कूल कॉलेज जाता है। स्कूल कॉलेज में भी उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती। फिर एक दिन वो उसको कोई बंदा मिलता है, उसका गुरु मिलता है, तो उसका गुरु कहता है कि म्यूज़िक सीख लो, म्यूज़िक आपको मतलब संगीत जो है वो आपको पार लगाएगा। तो वो बंदा बांसुरी बजानी, फ्लूट बजानी सीखता है और बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करता है। फिर क्या होता है कि एक दिन उसका गुरु उसको बोलता है कि चलो आज हम अपनी लाइफ का आखिरी गाना गाएंगे। और वो दोनों, वो और उनके गुरु एक गाना गाते हैं। उसके बाद उसके गुरु कहते हैं कि अब ये फ्लूट मुझे दे दो और ये इसको गंगा में बहा दो, अब इसका तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं है। तो वो बंदा बड़ा नाराज़ होता है और वो अपने गुरु को कहता है कि आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हो, दो गुरु मुझे पहले भी छोड़ के चले गए, मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई, मेरे नाना भी छोड़ गए, मेरी मदर भी मुझे छोड़ के चली गई। तो मतलब ईश्वर मुझसे इतना सब कुछ क्यों छीन रहा है? मैंने तो उस ईश्वर का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, और जहाँ तक बात हो कर्म की, तो मैंने तो कभी किसी चींटी को भी नहीं मारा। तो उसका गुरु उसको एक जवाब देता है, वो जवाब देता है कि अगर इनको छोड़ोगे नहीं तो नया पाओगे कैसे? एक्चुअली ईश्वर आपसे कुछ भी छीन नहीं रहा है। जो भी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में घट रही हैं, ईश्वर कहता है ये सब चीज़ें, जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ आपके पास है, सुख है, दुख है, रिलेटिव्स हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो हैं। जब तक आप इनको छोड़ोगे नहीं, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप अध्यात्म को समझोगे नहीं। ठीक है, उस इंसान को ये बात समझ में आती है, और वो इंसान बड़ा होके बनता है ओशो, जिसको कि भगवान से शिकायत होती है कि मेरी ज़िंदगी में गरीबी क्यों और भगवान मुझसे सब कुछ क्यों छीन लेता है।
और फिर उसके पास कितनी रोल्स रॉयल्स कार, कितनी प्रॉपर्टी, कितना बड़ा साम्राज्य उस इंसान के पास आया। उसने अपनी पास्ट लाइफ का एक्सेस करके अपनी मदर को भी ढूंढ लिया और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी ढूंढ लिया पास्ट लाइफ के थ्रू। मतलब वट एवर ही वॉन्ट, जो कुछ उसने खोया था वो सब कुछ उसने वापस पा लिया। लेकिन पाने से पहले एक बार तो आपको खोना पड़ता है, एक बार तो अध्यात्म आपसे सब कुछ छीन लेगा। कुदरत आपकी परीक्षा लेती है कि आप क्या करोगे जागरूक होके। आप अध्यात्म के अंदर आ रहे हो, इस फील्ड के अंदर आ रहे हो, किस पर्पज़ से आ रहे हो? अपने भले के लिए आ रहे हो, अपने परिवार के भले के लिए आ रहे हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्रह्म ज्ञान, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं अलाइनमेंट होना। आप अलाइनमेंट के लिए नहीं हो। अब चाहे वो गौतम बुद्धा हो या ओशो हो या स्वामी विवेकानंद हो, तीनों को घर पे खाने के लिए खाना मिलता था, लेकिन तीनों से सब कुछ कुदरत ने छीना, और छीनने के बाद उनको वो सब कुछ बख्शा, और ऐसे बख्शा जिसका आप और हम आइडिया नहीं लगा सकते। मतलब आप और हम सोच भी नहीं सकते कि ओशो ने कितना प्रॉपर्टी बनाया उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग, मतलब लोगों की इमेजिनेशन पावर भी नहीं थी कि जिस आदमी ने 800 करोड़ रुपए के, जिसके किसी ने उसके साथ ठगी कर ली, तो कहता है कि समंदर में से बाल्टी निकाल ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। इतनी रोल्स रॉयल्स कार, आज की डेट में उतना बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं है जितना बड़ा साम्राज्य उसने बनाया। तो कुदरत क्या करती है? कुदरत आपकी परीक्षा लेती है और कहती है कि आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर आप कहते हो यस, तो आपका अलाइनमेंट जैसी चीज़ या अध्यात्म में ग्रोथ के बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप कहते हो नहीं, मैं, मेरा परिवार और मेरा इमोशन, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, आप यहीं अटके रहोगे, तो आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप एग्ज़ाम्पल किसी का भी ले लो, चाहे कितनी ज़बरदस्त बारिश होती थी, सचिन तेंदुलकर सुबह 4 बजे उठ के इम्तिहान देने जाता ही था, तभी वो एक दिन सचिन तेंदुलकर बना। ठीक है। अगर कुदरत दो तरीके से आपके साथ है। पहला, आप उसके असूलों के थ्रू उसके साथ बिहेवियर शुरू कर दो, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरी आपकी इच्छा में मेरी इच्छा। हमारा परमात्मा के प्रति सिर्फ एक ही एटीट्यूड होना चाहिए कि जो आपकी इच्छा उसमें मेरी इच्छा, बस। आप मेरे लिए जो भी सोचोगे वो अच्छा है। और कुदरत आपके लिए नए नए बक्से, नए नए मिरेकल्स रास्ते में रखती है। और जो लोग यहाँ पे गिव अप करके शिकायत लेके बैठ जाते हैं, और वट एवर हु इज़ योर गुरु, ठीक है, जो भी आपके गुरु हैं, कोई भी गुरु कौन होता है? जिससे हमें कुछ भी सीखने को मिल जाए। लाइक मनोज सर से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए तो ये मेरे गुरु हैं, या मेरे को छोटू सिंह जी से कुछ सीखने को मिल जाए, वो मेरे गुरु हैं। और गुरु एक होता है और गुरु मल्टीपल भी होते हैं आपके, लेकिन कंट्रीब्यूशन उस हर आदमी का आपकी लाइफ में है जो आपको कुछ सिखा रहा है। अगर ओशो अपने गुरु की बात ना मानते तो शायद वो ओशो ना बनते। अगर ओशो उस बांसुरी को पानी में ना डालते तो वो ओशो ना बनते। बुद्ध चाहते तो सारा राजपाट भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने कुदरत के नियम को पकड़ा और बाहर आ गए वहाँ से, और वो बुद्ध बन गए। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि बुरा तो कुछ होता ही नहीं। मतलब आप ये मान लो, वट एवर इज़ हैपन इन योर लाइफ, इट हैपन फॉर गुड रीज़न। मतलब आपको ये सोच के ही चलना है कि अगर कुछ भी घटना घटी है ना, तो अच्छे घटना के लिए घटी है। अगर आप रोड पे खड़े हो और कोई थप्पड़ मार के चला जाए ना, तो उसमें भी खुशी जाहिर करनी है कि हाँ जी अच्छे के लिए हुआ है। कारण चाकू भी तो मार के जा सकता था, थप्पड़ से काम चल गया। इस तरीके का एटीट्यूड हमें अपने माइंड के अंदर हमेशा रखना है कि जो कुछ मेरी ज़िंदगी में घट रहा है वो अच्छे के लिए घट रहा है। जब आप इस एटीट्यूड को रखोगे ना, तो इंटरनल बॉडी में ही पॉजिटिव 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 विचार आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव विचार आएंगे। और फिर कुदरत तो ज़्यादा से ज़्यादा यही परीक्षा लेगी ना, अगर एक बार वो आपसे छीन भी लेगी ना कुछ, तो ब्याज समेत वापस करेगी, ब्याज समेत। ना तो बुद्ध को कोई कमी रही, ना ओशो को, ना स्वामी विवेकानंद को। सबने लग्जरी छोड़ी, सबने लग्जरी को रिजेक्ट किया और लग्जरी उनके पीछे गई। चाहे आप साइंटिफिक लोगों की बात कर लो, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टीव जॉब, अगर आप स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ते हो तो उस इंसान ने बिल गेट्स को झुका दिया था अपने सामने सिर्फ एक ही दम पे, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड। फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड के दम पे स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स को अपने पैरों में बिठा दिया था। आप गूगल पे जब सर्च करते हो उनकी डिबेट या उनकी लड़ाई की स्टोरी, तो आपको पता लगता है कि क्या किया था स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स के साथ, पैरों में बिठा दिया था। मतलब
अपने एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो जब आप एंटर करोगे ना तो बहुत सारे आपके साथ स्ट्रगल आते हैं, बट आपको उन स्ट्रगल को सिर्फ एक ही तरीके से हैंडल करना है कि हे परमात्मा, मैं, आप समंदर है और मैं समंदर की बूंद, बूंद के बिना समंदर नहीं और समंदर के बिना बूंद नहीं, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा, बस आपको इतना ही बिहेवियर करना है कुदरत के साथ। तो आप देखेंगे कि जो भी हडल आपके साथ आ रहे हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, एकदम से डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बड़ी हाई होएगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ हाई करने का ना सबसे बड़ी की है कि आपको अपना पेशेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे लेके जाना, पेशेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है। अगर घर में खाना खा रहे हो ना और सब्जी में नमक कम या ज़्यादा है तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी कि सब्जी में नमक कम है या ज़्यादा है, आपको खाना चुपचाप खा लेना, ये क्या है सोच के कि ईश्वर मुझे तो मिल रहा है, उनका क्या जिनको मिल भी नहीं रहा, मुझे देने के लिए धन्यवाद। कंप्लेटिंग नेचर को बिल्कुल ओवर कर देना है, फुल ऑन ग्रेटिट्यूड, इतना ग्रेटिट्यूड कोई क्या कह रहा है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक जो चीज़ है आप अपने साथ हमेशा लेके जाते हो। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ इंडिया है जिसका एक्सेस यूनिवर्स के पास होता है। जितना भी ग्रेटिट्यूड आप नेचर को आज दोगे ना, आप ये मान के चलो कि सोल की जब प्रमोशन होगी, मतलब डेथ वर्ड को कभी ये नहीं बोलना कि मैं मर जाऊंगा, एक दिन हम मर जाएंगे, ये शब्द कभी यूज़ नहीं करना लाइफ में। इसको ये बोलना कि सोल की जब भी प्रमोशन होगी हमारी, तब भी हम इसी नेचर को यूज़ करने वाले हैं, चाहे इस डिमेंशन में चाहे डिफरेंट डिमेंशन में, चाहे मीट बॉडी में या फिर विदाउट मीट बॉडी, इस नेचर प्रकृति को तो हम तब भी यूज़ करेंगे। तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो हम साथ लेके जा सकते हैं। जो कोई कहता है ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, यस, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपने जो हाथ भरे थे ना वो खाली हो जाएंगे। लेकिन जितना टाइम आप मेडिटेशन में स्पेंड करते हो, जितना टाइम आप अध्यात्म में स्पेंड करोगे, जितना टाइम आप नेचर को ग्रेटिट्यूड देने में स्पेंड करोगे, उतना ही टाइम वो सारी पॉजिटिविटी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने नेक्स्ट बर्थ की जर्नी के लिए लेके जाते हो। ये ट्रू है। अगर हम कार्मिक डिस्कस करते हैं तो ये भी एक कार्मिक है। इस जन्म में अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हो सकता है इस जन्म में हमें वो कम बेनिफिट मिले, लेकिन नेक्स्ट बर्थ में तो हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। और अगर हम ये सोचें कि अगला जन्म किसने देखा, तो फिर तो बिल्कुल कहानी वही है कि वहीं अटक जाएगी। आखिर कि एक कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली और ये कहा कि बिल्ली चली गई, तो बिल्ली खा जाएगी उस कबूतर को। हम नेक्स्ट बर्थ के एक्सिस की बात करेंगे, नेक्स्ट बर्थ को इग्नोर नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इस जन्म का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इस जन्म में रह के हमारा थॉट पैटर्न इतना बड़ा हो गया कि हम अगले जन्मों के बारे में भी सोचने लगे, ना सिर्फ इस ज़िंदगी को कोसने लगे या ये सोचें कि जी 50 साल की लाइफ है, 100 साल की लाइफ है। अगर कोई मुझे कहता है कि कितने 50 साल की ज़िंदगी है, 70 साल की ज़िंदगी है, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं तब तक जीऊँगा जब तक ये यूनिवर्स रहेगा, मेरी सोल इस यूनिवर्स में हैप्पीएस्ट वे में ट्रैवल करेगी। आपको ये अपने बारे में बोलना है। डेथ कभी नहीं होती, ये बात समझ लो, डेथ कभी नहीं होती। हम सिर्फ मीट बॉडी को छोड़ते हैं, सोल की प्रमोशन होती है। और अगर आप किसी भी थ्योरी को, साइंस की या अध्यात्म की थ्योरी को उठा लेते हो जो कि ये कहती है कि आप जीव जंतु से इंसान बने हो, और साइंस कहती है कि एक ब्लड सेल से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज हम 3 ट्रिलियन ब्लड सेल्स के ह्यूमन हैं, तो आप समझ लीजिए डेथ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। आज मैं 3 ट्रिलियन ब्लड सेल से ह्यूमन बना हूँ, तो मैंने एक ब्लड सेल से कहीं से स्टार्ट किया था। अगर मैंने स्टार्ट करके मैं 3 ट्रिलियन तक आया हूँ तो वो तो सब ग्रोथ है मेरी। डेथ कहाँ हुई मेरी? डेथ तो कहीं नहीं हुई, मेरी सोल की ग्रोथ हुई है। तो आज के बाद कहीं भी हमें ऐसा सीन फेस करना पड़े तो हमारे 2 ही डायलॉग होने चाहिए, वी विल नेवर डाई, नेवर बोर्न नेवर डाई। हम तो यहाँ पे एज ए गेस्ट इस प्लेनेट के ऊपर हैं। ओशो ने भी यही लिखवाया हुआ है कि ओशो नेवर बोर्न नेवर डाई, गेस्ट थे इस प्लेनेट के ऊपर वो, और हम भी इस प्लेनेट पे एज ए गेस्ट हैं। और डेथ का मतलब आज के बाद हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही होना चाहिए, सोल की प्रमोशन। डेथ कभी नहीं होती, सोल की प्रमोशन होती है। तो हमें सोल की प्रमोशन है। अब हम फ्यूचर में जीने की हमारी आदत है, तो हम इसका एक पॉजिटिव मेथड लेते हैं कि ना, ये जन्म तो सक्सेस हो ही जाएगा, मात्र 90 दिन मान लो आप मेरे कहे अनुसार चल रहे हो, और उसके आगे आपके ब्रेन को ऑटोमेटिक हैबिट पड़ेगी। तो ये जीवन तो आप
अपनी पॉजिटिविटी से अच्छा जियोगे ही जियोगे। लेकिन आप अपने नेक्स्ट बर्थ की तैयारी भी यहीं से करो, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन कहलाओगे, तभी आपका अध्यात्म पे कंट्रोल आएगा। हम मैनिफेस्ट की बात करते हैं, हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो आप ये समझ लो कि हमारी जो इमेजिनेशन है ना और मैनिफेस्ट शब्द जो है, अब हमें नेक्स्ट बर्थ के लिए करने हैं। कुछ काम ऐसे भी करने हैं जो हमें नेक्स्ट बर्थ के लिए छोड़ने हैं। लाइक हमने लगाए 100 पेड़, हमने लगाए 100 पेड़, तो इन 100 पेड़ों को साथ ही अफर्मेशन भी प्लांट करनी है कि मुझे फ्रेश ऑक्सीजन देने के लिए थैंक यू। पेड़ के साथ अपना नाम लगा दिया कि मैं नेक्स्ट बर्थ में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। ऐसी अफर्मेशन डालो, तैयारी ऐसी रखो कि यूनिवर्स भी हैरान हो, क्या ह्यूमन ऐसे सोचने लगा है। नेक्स्ट जब हमारा बर्थ हो तो हम अपनी पॉजिटिविटी और पास्ट के किए हुए अच्छे कर्मों को याद रखें, हमें मज़ा आए। देखो पीछा हमें ये नहीं सोचना कि हमें मोक्ष तो देखो मैं आपको क्लियर लिख के दे सकता हूँ, नहीं मिलता हमें आसानी से, क्योंकि अभी तो हम अपने ब्रेन का 1% ही तो यूज़ कर रहे हैं, 1.3% ही तो यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रेन का। तो जिस दिन ब्रेन का 100% होगा तब मोक्ष मिलेगा। और अगर आप प्लेनेट की बात करते हो, किसी प्लेनेट की बात करते हो, अगर हम अर्थ प्लेनेट की बात करते हैं साइंटिफिक वे में, एक बहुत बड़ी आपको मैं रिसर्च डिस्क्लोज कर रहा हूँ, अर्थ प्लेनेट अपने ब्रेन का मात्र 15% यूज़ करता है। कितने परसेंट? 15% करके वो अर्थ प्लेनेट है, एक जुपिटर एक प्लेनेट है। तो आप सोचो कि हमारी जर्नी कितनी बड़ी है अभी आगे। आई नो कि अभी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, कल जब हमारा हु आई एम का टॉपिक होगा तो आपको समझ में आएगा। उसमें एक चैप्टर रहेगा व्हाट नेक्स्ट, ह्यूमन बनने के बाद हम क्या बनेंगे, ह्यूमन के लेसन्स लेने के बाद हमारी सोल की जो ट्रैवलिंग है वो किस दिशा में जाएगी, तब आपको इस मतलब ये वर्ड एग्जैक्ट समझ में आएगा। ओके, अगर आप लोगों के बीच में कोई सवाल रहते हैं तो आप चैट बॉक्स में करते रहा कीजिए, क्योंकि मेरी चैट बॉक्स पे नज़र होती है तो मुझे भी आसानी रहेगी, मैं साथ के साथ आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। ओके, तो यहाँ से जो तैयारी है हमारी, पेड़ों को आपने एक तो ये बोला, दूसरी तैयारी ये करनी है कि ग्रैटिट्यूड का लेसन अगर आपको अपनी फैमिलियों को देना है, मतलब अगर मैं पूछूं कि आपके परदादा का क्या नाम है तो आप बता दोगे, दादा का नाम बता दोगे, लेकिन पूछूं उनके फादर का तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, और पूछूं उनके फादर का तो नहीं पता होगा, उनके फादर का नहीं पता होगा। हमारे दुखी और सुखी होने के पीछे एक बहुत बड़ा ना कारण है, हमारे दुखी और सुखी होने के पीछे और जितनी भी दिक्कत हमारी लाइफ में आती हैं, जैसे कार्मिक पैटर्न लगा लो, हेल्थ इश्यूज़ लगा लो, या फिर मनी के इश्यूज़ लगा लो, या पीस ऑफ माइंड के इशू लगा लो, या सक्सेस के इशू लगा लो, वट एवर इशूज़ जो भी हैं। ठीक है जी, टाइमिंग सेम रहेंगे क्लास के कल भी 10 से 11 बजे, थोड़ा सा लेट चलेगी कल क्लास। ओके, तो जो भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स के पीछे एक प्रॉब्लम्स और भी रहती है। जब आप अध्यात्म में एंटर करते हो ना, एंटर करते हो तब आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हो। एक डिफरेंट चैलेंज भी आता है, वो ये आता है कि आपको ना एनर्जी महसूस नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, हमारे मित्र भी हैं कुछ जो हीलिंग करते हैं, हीलिंग मॉडल मतलब कोई न्यूमरोलॉजी में है, कोई ज्योतिष में है, कोई हिप्नोसिस में है, कोई रेकी में है। वो भी इस बात को समझते होंगे, जब आप अपने क्लाइंट से डील करते हो ना तो आपका क्लाइंट एक डायलॉग मारता है समटाइम्स कि जी मुझे ना महसूस नहीं हुआ, कुछ मज़ा नहीं आया। तो हमारा जवाब होता है नहीं सर, आप महसूस करने की कोशिश कीजिए, आपको मज़ा आएगा। आप महसूस करने की कोशिश कीजिए, आपको मज़ा आएगा। छोटू सिंह जी फॉरगिवनेस प्रेयर प्लीज़ डाल दीजिए ग्रुप में। तो अब वो हो गई है कि इमेजिनेशन, टू बी वेरी फ्रैंक, वो हो गई है कि इमेजिनेशन की मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे ऊपर ठंडी ब्लेसिंग आ रही है या कोई गर्म एनर्जी आ रही है, महसूस कर रहा हूँ। उसमें दो चीज़ें काम करती हैं, वन इज़ प्लेसिबो इफेक्ट, वन इज़ रियल एनर्जी। जो भी हीलर कर रहा है ना, उसका क्या है मतलब इंटेंशन क्या है करने का। वो जितने दिल से करेगा ना हीलर, उतना अच्छा हीलिंग होगा उस बंदे का। लेकिन इसमें तीसरा फैक्टर ये है कि कोई इंसान हीलर कितने भी अच्छे से कर रहा है, कोई हीलर कितने अच्छे से कर रहा है, लेकिन सामने वाले को असर नहीं आ रहा उसका। सामने वाला कह रहा है जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सामने वाला ना बीच में लटका हुआ है, वो इस चीज़ को छोड़ के भी नहीं भाग रहा, वो इस चीज़ के अंदर घुसता भी जा रहा है, वो इस चीज़ को महसूस भी नहीं कर पा रहा। इसको हम बोलते हैं द प्रॉब्लम इज़
ग्रेटिट्यूड वर्सेस एटीट्यूड। कोई बताना चाहेगा ये क्या चीज़ है? एक क्वेश्चन आया, सर आपकी पोस्ट क्या है? मेरी पोस्ट है, मैं इस यूनिवर्स में एक सर्वेंट हूँ जो कि यूनिवर्स को सर्व करने के लिए मैंने इस ह्यूमन बॉडी में जन्म लिया है। कोई ओके, कोई और बताना चाहेगा? जिन लोगों ने आज से पहले मीटिंग में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, कोई बात नहीं करी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस शब्द का जवाब दें। ओके, बट मेरा इसमें मानना अलग है सर। मेरा ये मानना है कि वो किसके ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। वो आदमी तो आधा स्पिरिचुअल हो चुका है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज तो ले रहा है, उसको महसूस नहीं कर पा रहा तो क्या हुआ? नॉलेज तो ले ही रहा है ना वो इंसान स्पिरिचुअलिटी की। उसका ग्रेटिट्यूड, उसको ग्रेटिट्यूड देती हैं 5 चीज़ें उस टाइम पे: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ठीक है जी। और वो उन 5 चीज़ों के साथ जब एटीट्यूड शो करता है, वो आदमी हीलिंग मॉडलिटी को फील नहीं कर पाता, वो आदमी हीलिंग को महसूस नहीं कर पाता। रेकी के अंदर एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप अर्थ मदर की सेवा करो, आप पेड़ों को थैंक यू बोलो। वो इसलिए सिखाई जाती है कि आप एनर्जीज़ को महसूस कर सको, क्योंकि रेकी एक ऐसी मॉडलिटी है कि जिसमें आपको हाथों से ऐसे एनर्जी देके अर्थ मदर को या खुद को फील करना होता है, अपनी खुद की भी हीलिंग करनी होती है। तो जब किसी को ऐसा चैलेंज आता है अध्यात्म के अंदर कि वो इंसान महसूस नहीं कर पा रहा, तो उस इंसान को क्या करना है? उस इंसान को ये एक्टिविटी करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर निकले, आसमान की तरफ देखे तो बोले मुझे विटामिन डी देने के लिए थैंक यू, सूरज को रोशनी देने के लिए थैंक यू बोलना है, क्योंकि नेचर हमें ग्रेटिट्यूड देती है। सूरज ने कभी ये नहीं सोचा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन आध्यात्मिक है, कौन चोर है, कौन सिपाही है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, गोरा काला, उसको कुछ नहीं लेना देना। सूरज सबको बराबर रोशनी देता है, पेड़ सबको बराबर ऑक्सीजन देते हैं, अर्थ ने सबको बराबर अधिकार दिया हुआ है चलने का। और जब हम समझते हैं इसके वाटर की, जब बादल पानी बारिश करता है तो वो ये नहीं देखता कि किसको मुझे गीला करना है, किसको सूखा करना है, वो गरीब को भी बारिश देता है, अमीर को भी बारिश देता है। तो नेचर तो हमें ग्रेटिट्यूड दे रही है ना चारों तरफ से, उसने तो किसी के साथ फ़र्क नहीं रखा। लेकिन जब हम अध्यात्म में एंटर करते हैं ना, एनर्जीज़ को फील करने के ऊपर डाउट करते हैं, तो इस बात का सिग्नल है कि आपका कहीं ना कहीं नेचर के साथ डिस्कनेक्ट है, इसलिए आप नेचर की एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि कोई भी हीलर अपनी एनर्जी नहीं देता, ठीक है जी, कोई भी हीलर अपनी एनर्जी नहीं देता। कोई भी हीलर जब एनर्जी देता है ना, तो वो भी यूनिवर्स से डिमांड करता है, और वो खुद तो कनेक्टर होता है, खुद तो सिर्फ एक फ़िल्टर का काम करता है। जो भी हीलर होते हैं वो खुद एक फ़िल्टर का काम करते हैं। सामने वाला आदमी जो होता है उसको कोई नेगेटिव असर ना हो, वो इन चीज़ों की कदर करे, पूछे, वो सिर्फ इतनी भूमिका निभाते हैं, उसके साथ फिल्ट्रेशन करते हैं एनर्जी का और उसको एनर्जी देते हैं। अगर उसका नेचर से डिस्कनेक्ट होगा तो वो नहीं फील कर पाएगा, और वो अध्यात्म के ऊपर उंगलियां उठाएगा कि अध्यात्म में तो ये प्रॉब्लम, अध्यात्म में तो वो प्रॉब्लम। कभी वो अच्छा बोलेगा, कभी बुरा बोलेगा। इसका असर डिफरेंट टाइप के लोगों के ऊपर वो डालेगा। कभी वो रेकी करने वाले को गलत बोल देगा, कभी वो क्या नाम है कुछ और कोर्स करवाने को गलत बोलेगा। डिफरेंट मतलब वो खुद के स्टेट ऑफ माइंड का यूज़ ना करके, ये जानने की कोशिश ना करके कि प्रकृति से उसका क्या नाता है, वो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देता है। एक ब्लेम गेम तो उसकी पहले से स्टार्ट है प्रकृति के साथ, और दूसरी ब्लेम गेम हम स्टार्ट कर देता है वो स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो इस वजह से वो एनर्जी को फील नहीं कर पाते लोग, और उनका यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट रहता है, और वो बीच में ही लटके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस आदमी की जर्नी रुक जाती है, नेक्स्ट बर्थ में उसको अगले 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं चीज़ समझने के लिए। कहते हैं जब हम आध्यात्मिक होते हैं ना, तो ये हमारी पहली जर्नी नहीं होती अध्यात्म की। मतलब अगर हम सब एक लेवल पे, एक वाइब्रेशन पे बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा पहला कनेक्शन नहीं है, हम पहली बार बात नहीं कर रहे हैं।
हम पिछले जन्मों से कहीं ना कहीं स्टूडेंट टीचर किसी ना किसी रूप में हम कनेक्टेड रहे हैं, तभी हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक ही टॉपिक के ऊपर मतलब खड़े हैं यहाँ पे। तो कहते हैं जब चक्रा के हिसाब से जब हम मूलाधार की बात करते हैं, मूलाधार चक्र है जो मूलाधार तो क्राइन चक्रा, 7 ही जन्म लगते हैं जी हमें अध्यात्म में पूरे तरीके से एक्टिव होने के लिए, टीचर बनने के लिए। तो अगर कोई रेकी हीलर भी है ना, जिसने अटेनमेंट ली है प्रॉपर तरीके से, रेकी हीलर भी है, तो ये उसका इस जन्म का फल नहीं है जी, ये उसने पिछले 6 जन्मों की तैयारी है ये उसकी। चाहे वो इस साल में 60 की उम्र में बन रहा है, चाहे वो इस साल में 25 की उम्र में हीलर बन रहा है, लेकिन ये उसके पिछले जन्मों का, पिछले 6 जन्मों की मेहनत है, तब उसको क्राउन चक्रा पे अटेनमेंट मिली है उसकी। तो हमें ये चीज़ मतलब मान के चलनी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो रेकी के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट उनको अट्यूनमेंट नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग हैं, कभी मनी रीज़न हो जाता है या कभी क्लास पोस्टपोन हो जाती है, बट एवर रीज़न, तो इसका मतलब कुछ कमी बाकी है। तो इस तरीके से जब हम यूनिवर्स हमें सिलेक्ट करता है, यूनिवर्स ही चूज़ करता है कि आपकी लाइफ में कितने हडल देने हैं, कितने आपकी परीक्षा होती है। और परीक्षा बिल्कुल वैसे होती है जैसे एक प्लेयर की परीक्षा होती है। अब किसी को आप बोलो कि 100 मीटर की दौड़ लगानी है, तो बोल्ट एक दिन में तो नहीं बोल्ट बना, ना ही सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर बना, ना ही विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बना। दिन रात दिन रात दिन रात जब उन्होंने प्रैक्टिस करी ना, और अपनी प्रैक्टिस पे मास्टरी करी, तब जाके वो इस लेवल पे पहुँचे कि हम उनका नाम ले, आज हम उनका नाम लेते हैं। ठीक है, ऐसी अध्यात्म के अंदर जब हम घुसे हैं, हमें तो हमें अध्यात्म के ऊपर डाउट नहीं करना, हमें एनर्जीज के ऊपर डाउट नहीं करना, हमें यूनिवर्स के ऊपर डाउट नहीं करना, हमें खुद के थॉट प्रोसेस के ऊपर डाउट नहीं करना। हमें तो इसमें मास्टरी हासिल करनी है, और मास्टरी हासिल करने के लिए हमें दिन रात प्रैक्टिस करनी है अध्यात्म के अंदर। प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस करने के लिए हमने जो रोबो टेक्निक बनाई है, जो हम 21 दिन मनी की अफर्मेशन करेंगे, हेल्थ की अफर्मेशन करेंगे, हम पीस ऑफ माइंड की अफर्मेशन करेंगे, हम ग्रेटिट्यूड की अफर्मेशंस करेंगे, हम समाज के लिए, यूनिवर्स के लिए अफर्मेशन करेंगे। ये सब जब आप करने लगोगे तो आपके जो ब्रेन के ब्लॉकेजेस है ना, वो खुल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के ब्रेन में ना कुछ एक ब्लॉकेजेस मैंने देखे हैं, लाइक जात पात के ब्लॉकेजेस, धर्म के ब्लॉकेजेस, कंट्री के ब्लॉकेजेस, काइंड। वशिष्ठ जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। ओके, हो गए वो म्यूट। हाँ, मैं अभी क्वेश्चन आंसरिंग करूँगा सर, अभी क्वेश्चन आंसरिंग पे आएंगे, फिर आप प्लीज़। ओके, तो हमें खुद पे बिलीव करके हमें इन सब चीज़ों को आगे लेके जाना है। ठीक है, खुद पे ही डाउट कर लिया, एनर्जीज़ को महसूस नहीं करने की कोशिश करने की बात करी, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे, तो फिर एक काम करो, एनर्जी को क्रिएट करो, एनर्जी को क्रिएट करो। अब एनर्जी क्रिएट कैसे की जा सकती है? एनर्जी क्रिएट करने का एक सिंपल मेथड है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट करो, गमला लाओ या पौधे लगाओ, लाके पेड़ लगाओ, और उस पेड़ की सेवा करनी शुरू करो। मान लो आपने एक पेड़ लगाया, 2 पेड़ लगाए, उसको हक करो, उससे बात करो, उससे बोलो मेरा साथी बनने के लिए थैंक यू, मुझे फ्रेश ऑक्सीजन देने के लिए थैंक यू। उससे जुड़ना शुरू करो, प्रकृति से जुड़ना शुरू करो। अब आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। आपने क्या एनर्जी क्रिएट कर दी यूनिवर्स के अंदर? वो पेड़ जो भी ऑक्सीजन देगा ना, वो सिर्फ आपको नहीं देगा, आपने एनर्जी क्रिएट कर दी, वो इंटायर यूनिवर्स को ऑक्सीजन देगा। अगर आपने ऐसे 100 पेड़ लगा दिए ना, तो सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे, वो इंटायर यूनिवर्स को ऑक्सीजन देंगे। तो आप अब अगर आप एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे, तो आप एनर्जी को क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, चॉइस इज़ योर। लेकिन आप एनर्जी को ब्लेम नहीं करोगे कि एनर्जी काम नहीं करती, आप क्रिएट करो। कहते हैं अपनी अपनी जो औलाद होती है, आपका जो अपना बच्चा होता है ना, वो चाहे दिखने में कैसा भी हो, आपको पड़ोसी के बच्चे से सुंदर लगता है, आप उसकी 10 खूबियों पे बात करते हो। ठीक है, अगर आप नहीं महसूस कर पा रहे एनर्जी, तो एनर्जी क्रिएट करो, तब आपको महसूस होगा कि एनर्जी क्या होती है। और दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप पूर्व जन्म भी लेके आओगे ना, तो आप उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे। दूसरा बिगेस्ट बेनिफिट है कि आप पूर्व जन्म भी लाओगे। पेड़ उगा सकते हो, आपके हाथ में है। वाटर को क्लीन करना एक बड़ा काम है जो आप शायद नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको बचा सकते हो। मैं आपको बोलूँ कि आसमान को क्लीन कर दो, तो शायद आप नहीं कर सकते, पोल्यूशन ख़त्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना माइनर कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों में दे सकते हो।
लेकिन मैं कहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंट्रोलेबल सोर्स है, ऐसा कंट्रोलेबल सोर्स है जिसके दम पे क्या आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। वो बड़ा सिंपल है, पेड़ लगाओ। कितने पेड़ लगा सकते हो? 10 पेड़ लगा दो, आपके बच्चे के जन्मदिन पे ही लगा दो। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपका बच्चा जब वो पेड़ बड़ा होगा ना, तो आपका बच्चा बताएगा अपने बच्चों को कि मेरे पापा ने ये पेड़ मेरे 10वें जन्मदिन पे लगाए थे। ठीक है, उसका बेटा बताएगा कि मेरे दादाजी ने पेड़ मेरे पापा के 10वें बर्थडे पे लगाए थे। उसका बेटा उसको बताएगा, उसका बेटा उसको बताएगा। एक पेड़ की मिनिमम 300 साल एज है। अगर अपनी हम बात कर लें तो शायद हम अपनी 4 पुश्तों के नाम नहीं जानते। कोई पंडित फैमिली से होगा या हमारे पुरोहित होंगे या जहाँ पे हमारे कर्म कांड होते हैं वहाँ पे से तो हमें नाम मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो हम दादा परदादा और उनके नाम नहीं जानते। लेकिन आपने एनर्जी ऐसी क्रिएट कर दी जो सिर्फ ना आपको ऑक्सीजन देगी, आपकी आने वाले बच्चों को भी देगी, उनके बच्चों को भी देगी, उनके बच्चों को भी देगी, और इंटायर यूनिवर्स को वो एनर्जी देगी। या तो क्रिएटर बन जाओ या रिसीवर बन जाओ, चॉइस इज़ योर। लेकिन आप अध्यात्म के अंदर आके अध्यात्म को ब्लेम मत करो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा या मेरे साथ हडल्स आ रहे हैं या मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। दो ही तरीके हैं आपके पास, आइदर आप अध्यात्म में ब्लाइंड फेथ कुदरत के ऊपर डिपेंड हो जाओ, आइदर आप क्रिएटर बन जाओ। चॉइस इज़ योर। दोनों ही सिचुएशन में आप विन विन हो, बट दोनों ही सिचुएशन में आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये बात सही है कि हम पेड़ लगा के एनर्जी के क्रिएटर बन सकते हैं? यस और नो में आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा सभी लोग। ओके वशिष्ठ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज़। हम्म हम्म होता है सर, आपका पेशेंट आपके ऊपर कितना बिलीव करता है इस बात का बड़ा फ़र्क है। अदर आपका अपने आप पे और अपनी मॉडलिटी पे कितना विश्वास है कि आप उसको कितना कन्विंस कर पाते हो। दोनों की वाइब्स तो मैच करनी चाहिए। अगर आप एक बहुत अच्छे हीलर हैं और आपका पेशेंट आपको रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तैयार ही नहीं है आपसे एनर्जी लेने के लिए, तो असर नहीं होगा सर। हाँ जी, हाँ जी। हम्म हम्म आप किस चीज़, आप रेकी करते हैं सर? ओके। हम्म हम्म सर वो जो थेरेपी कर रहे हैं ना, उसका अपने पे और अपने पेशेंट्स के ऊपर बिलीफ सिस्टम और ऑनेस्टी की बात होती है। समझ रहे हैं आप सर? और दूसरी चीज़ ये होती है, बैक पेन का एक इलाज बता दूं वैसे मैं आपको, एक ज़बरदस्त। बैक पेन किन लोगों को होता है? बैक पेन हमेशा मैक्सिमम उन लोगों को होता है जो पास्ट से ओवरकम नहीं करते। जो कि मेरे को उस आदमी ने ऐसे बोला, या घर में चलता है ना, सास बहू दिरानी जेठानी पास्ट की बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छा बुरा, उन लोगों को बैक पेन बनता है लाइफ के अंदर। ओके, तो अध्यात्म में जब हम एंटर करते हैं तो स्ट्रगल क्यों आता है आप लोगों? एक मिनट। पेन रिलीफ ऐसे होगा, सबको फॉरगिव करो, ग्रेटिट्यूड करो सबके लिए, माफ़ कर दो सबको, आगे बढ़ते जाओ। पीछे तो आप जा ही नहीं सकते ना सर, पीछे तो आप एंट्री ही नहीं कर सकते। एटीट्यूड ऐसा बना लो कि दूसरा आदमी तो बोले उससे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको काउंटर कर दे। मेरे ऑफिस की घड़ी ख़राब थी तो किसी ने मुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी घड़ी ख़राब है, 2 बजे हुए हैं। तो मेरे माइंड ने, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा कि मैंने आंसर किया, मेरे माइंड ने उसको ऑटोमेटिक आंसर किया कि मेरे ऑफिस की घड़ी ख़राब नहीं है, मैं समय को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। ठीक है, और बाद में मैं ही सोच रहा हूँ बैठ के कि ये मैंने कैसा आंसर दिया है। गेटिंग, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसा ड्राइवर बना दो
कि नेगेटिविटी भी तो मतलब दूर से दूर से दूर से ही ना आए कभी भी। सर जो इतनी सारी मॉडलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इतनी सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन बातों को अपने थॉट पैटर्न पे अप्लाई कर दो ना सर। अब किसी को सांस चढ़ने की प्रॉब्लम है, एक छोटी सी बात मैं करता हूँ, वो आदमी ये नहीं जानना चाह रहा कि इसको सांस की प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है, वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है, मुझे सांस की प्रॉब्लम है। अध्यात्म में अगर समझना चाहिए सांस की प्रॉब्लम उस इंसान की है तो बड़ी सिंपल है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ों को हक करो। आपकी सांस की प्रॉब्लम ठीक ना हो तो मुझे बताओ आके। सर कहीं भी लगाया हो, पार्क में लगाया हो, किसी एनजीओ के साथ मिलके लगाया हो, कहीं भी आप कर सकते हो। अब हम अपना जो ओल्ड एज होम बनाने जा रहे हैं हमारा, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद के पास पलवल में हम एक 400 रूम्स का ओल्ड एज होम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस ओल्ड एज होम का जो हमने अपना पहला कदम है ना, बोर्ड लगाने के बाद का जो फर्स्ट स्टेप है, वो हमने क्या रखा है कि जो इस ओल्ड एज होम की जो बाउंड्री होगी ना, वो 1 लाख पेड़ों की होगी, और वो 1 लाख पेड़ नीम और पीपल और इसके होंगे, क्या नाम है, नीम और पीपल, नीम और पीपल, ऐसे एक नीम एक पीपल, 1 लाख पेड़ हम वहाँ पे लगाएंगे ओल्ड एज होम के लिए, ताकि जब वहाँ पे बूढ़े लोग आए ना तो हमें हमारा एसी का खर्चा कभी ना हो वहाँ पे, मतलब फुल ऑन ग्रीनरी। 1 लाख पेड़ अपने आप में कोई चीज़ होती है, फुल ऑन ग्रीनरी, और ऑक्सीजन लेवल इतना फ्रेश हो कि दुनिया में वो एग्जाम्पल सेट हो जाए कि यस इस एरिया का ऑक्सीजन लेवल सबसे अलग है, ठीक है। तो हम जो दीवार है वो ईंटों की नहीं बनाएंगे, हम पूरी की पूरी बाउंड्री पेड़ों की बनाएंगे, और एक लेयर नहीं बनाएंगे, 3 लेयर बनाएंगे। 1 लाख से हम शुरुआत कर रहे हैं, 1 लाख पेड़ से हम शुरुआत कर रहे हैं लगाने की वहाँ पे। दूसरा, उस जगह का नाम भी हमने डिसाइड किया है ब्लैक फॉरेस्ट। उस जगह को हम ब्लैक फॉरेस्ट बोलेंगे। हम क्या ये चाहेंगे कि वहाँ पे इतने पेड़ होना कि सूरज की रोशनी भी अंदर आने से पहले सोचे कि इस जगह पे औरा क्या, इस जगह का औरा क्या है, इतनी फ्रेश ऑक्सीजन। तो देखो सर, जगह ढूंढना, कहाँ लगाएंगे, कैसे करेंगे, ये होते हैं सेल्फ एक्सक्यूज़ जो हमें नहीं देने अपने आप को, इनसे तो हमें आगे बढ़ना है। किसी भी पार्क में जाके भी आप पेड़ लगा सकते हो सर, किसी भी पार्क में जाके भी आप पेड़ लगा सकते हो, किसी एनजीओ किसी संस्था के थ्रू पेड़ लगा सकते हो। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। आप गमले में भी एक पौधा लगा दोगे ना एलोवेरा का, वो भी आपको बहुत फ्रेश ऑक्सीजन देगा। बिल्कुल उठा सकते हो सर, और वैसे आप क्यों नहीं लगा सकते हो। ओके, बिल्कुल उठा सकते हैं सर। आप सेवा करो पेड़ों की, आपको फ़ायदा मिलेगा। जो लोग, क्या होता है बचपन में एक वो खेल खेलते हैं ना कि चींटी वीटी जा रही है, हमने उसके ऊपर कटोरी रख दी या पॉलीथीन में बंद कर दिए छोटे छोटे जीव जंतु, वट एवर करते हैं हम बचपन में शरारतें, या तितली को पकड़ के बोतल में बंद कर दिया। जब ऐसे ऐसे कर्म हमने ना, वो इंटेंशनली नहीं है, हम मैं ये मानता हूँ कि वो कर्म इंटेंशनली नहीं है, ठीक है, बट सांस की बीमारी को तो हमने वहीं से न्योता दिया हुआ है पास्ट से। अगर आप फॉरगिवनेस कर रहे हो तो क्या आपको नई राहत मिलेगी उस बीमारी से? अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो क्या नई राहत मिलेगी? तो आज का टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वो मेनली ये किया है कि हमारी संगत कैसी हो जब हम मनी ब्लॉकेजेस की बात करते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा हो, और दूसरा अध्यात्म में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसमें हम क्या करें, अध्यात्म को ब्लेम करें, अध्यात्म को समझें। सुरभि मैडम का एक क्वेश्चन है, मैडम मैं चाहूँगा कि आप एक बार ये क्वेश्चन पूछें। मनी बैगेजेस का कारण भी क्या पूछा है मैडम? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मनी ब्लॉकेज वाला ये। ओके, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो आज के सवाल जवाब कर लेते हैं सर। सवाल जवाब में मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि ऐसे मज़ा नहीं आएगा कि आप लोग प्रैक्टिस ना करें। आप लोग भी दिल से प्रैक्टिस करें और अपने डे 1 से आज तक के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें, चैलेंजेस शेयर करें, ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले, और हो सकता है कोई चैलेंज ऐसे भी निकले जिनके ऊपर हम रिसर्च करके उनके सोल्यूशन निकाल पाएँ। जी सर।
आ गए हैं सुरभि मैडम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम प्लीज़। देखो मैडम, मैंने ना एक वर्कशॉप अटेंड की थी, यू कैन हील योर लाइफ वाली, अगर आपने सुना हो लुई से के बारे में। हाँ, उसमें आपको सारे रूट कॉल्स मिलेंगे वैसे, लेकिन बैक पेन के मैक्सिमम केसेस में वो आपके लिए स्टडी करना क्यों ज़रूरी है कि हम में से मैक्सिमम लोग हीलर हैं। हीलर को रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। अब मेरे पास जब भी कोई बैक पेन का पेशेंट आता है ना, तो मेरा उससे पहला सवाल होता है कि जी फैमिली में क्या चल रहा है, किसको लेके आपके माइंड में। तो क्लाइंट रोना शुरू कर देगा उस टाइम पे। एक लेडी आई जिसको अपनी ननद से बहुत कंप्लेंट थी, वो अपनी ननद को रोए जा रही है। मैंने बोला फॉरगिव कर सकते हो, आप फॉरगिव करो उसको, देखो अगर आपका बैक पेन ठीक नहीं होता तो। 7 से 8 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि बैक पेन तो ठीक हो गया, लेकिन मेरी ननद ने कहा कि मेरे को कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है, और उसने उस सब के लिए मेरे को सॉरी भी बोला। गेटिंग इट? तो बिल्कुल जी, फेथ। वैसे मैं यू कैन हील योर लाइफ के बारे में एक आपको बड़ी प्यारी बात बताना चाहूँगा। एक एक अफर्मेशन के पीछे 4-4 हज़ार पेज की रिसर्च है जी उनकी। एक एक अफर्मेशन के पीछे तो रूट कोज बताए हैं कि सुसाइडल थॉट जिसको आते हैं उसी को क्रिटिकल इलनेस होती है। जो कहते हैं ना इस जीवन से अच्छा मैं मर जाऊं, उसी के साथ प्रॉब्लम होगी। उस इसकी क्या नाम है, कैंसर की, ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम उसी इंसान को होगी जो कि ये कहेगा। और आपने ये चीज़ नोट आप सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं। जब आप उस उनकी कभी वर्कशॉप, खैर अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब आप उनकी रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक अफर्मेशन के ऊपर 4-4 हज़ार पेज की है रिसर्च। नहीं, मैंने अभी ख़त्म नहीं की, मैंने 4 साल पहले ली थी। मैं नहीं ले मैडम, मैं वर्कशॉप नहीं लेता यू कैन योर हील की, मैंने अटेंड की थी, मैं सीखने गया था वहाँ पे। हाँ जी, मैं एज ए स्टूडेंट गया था वहाँ पे। ओके जी। अर्थराइटर्स के लिए किसी ने डाला है, अर्थराइटर्स पे कुछ, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। अर्थराइटर्स पे कुछ मत कीजिए जी, एक सिंपल सा इलाज है। रात को सोने से पहले नाभि के अंदर कोई भी ऑयल डाल लो, ऑलिव ऑयल डाल लो या सरसों का तेल डाल लो, और ऐसा कंटिन्यू कुछ दिनों तक करना, आपका अर्थराइटर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारा एक सेशन है ये भी, कि जो भी बॉडी पेन और ये सारी चीज़ें, इनको अफर्मेशंस के थ्रू हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उस पर आप मतलब उस दिन आप इसके ऊपर मतलब गौर करना। हेल्थ का टॉपिक जिस दिन होगा ना, उस दिन आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग प्लीज़ अपने ना नोटबुक लेके बैठा करो साथ में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोट करने के लिए हम सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। छोटू सिंह जी, आप प्लीज़ फॉरगिवनेस प्रेयर डाल दीजिए। प्रमोद जी, आप मेरे पर्सनल नंबर पे प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दीजिए 888 वाले पे, मैं क्लास ख़त्म करते ही डाल दूँगा। दीपक जी, बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। मैं आपको ये बुक PDF डाल दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ओके। हाँ जी, ओके। इंग्लिश का अलग डाल दो, हिंदी का अलग डाल दो। ओके। आप सभी प्लीज़ पर्सनल मैसेज कर। ओके। मैं आप सबको बताना चाहूँगा जी, मैं जब
ओके, लेग्स में प्रॉब्लम। मैडम हमारा ना कल के टॉपिक के बाद मेडिटेशन के ऊपर रहेगा प्रोग्राम, जिसमें आपको बताएंगे रेकी मेडिटेशन करोगे या कुछ भी करोगे तो ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। हम में से कितने लोगों ने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस किया है? किसी ने एस्ट्रल ट्रैवल किया है ग्रुप के अंदर? कोई भी ऐसा इंसान जिसने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस किया हो? ओके, तो मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी हीलर है भारत के अंदर, जितने भी हम लोग हीलर हैं या वट एवर, जितने जिस भी प्रोसेस के अंदर हम लोग हैं, मतलब कि कुछ भी हम करते हैं अपने अपनी लाइफ में, रेकी, हिप्नोसिस, वट एवर कोर्स, यू मस्ट विजिट कसार देवी वंस। कसार देवी टेम्पल है भारत में एक जगह, आपको एक बार अपनी ज़िंदगी में वहाँ ज़रूर जाना है अगर आपको हीलिंग की दुनिया का असली मज़ा लेना है तो। भारत में ये जगह नंबर 1 है और दुनिया में ये जगह नंबर 2 है। किस चीज़ में? सूर्य के साथ पृथ्वी का केंद्र, और मेडिटेशन के लिए सबसे हाई वाइब्रेशन। मेडिटेशन के लिए सबसे हाई वाइब्रेशन। जब नेट पे आप इसके बारे में पढ़ोगे, कसार देवी टेम्पल, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, ये वो जगह है जहाँ पे किसी को भी बुद्धिस्ट मॉन्क बनने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है 7 से 8 महीने। ये वो जगह है जहाँ पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अलाइनमेंट के लिए भेजा था। यहाँ पे बुद्ध भी आए थे। और यहाँ पे जब आप जाओगे तो ऐसा नज़ारा, जो आपने बाहुबली मूवी देखी थी, बाहुबली मूवी में तो मतलब ग्रीन शूट हुआ था, ग्रीन पर्दे के ऊपर एक शूट हुआ था, रेडीमेड चीज़ें आपने देखी थी। रियल मतलब आसमान से नदी गिर रही है और सीधी पाताल में जा रही है, काइंड ऑफ दैट। एक अलग वर्ल्ड जो आपने कभी सुना नहीं होगा। दुनिया में 10 ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो कि कसार देवी टेम्पल वाले एरिया के अलावा कहीं नहीं पाए जाते। उस जगह नेशनल ज्योग्राफी पे भी इस जगह को दिखाया जाता है। इस मंदिर का नाम है कसार देवी टेम्पल। जब आप नैनीताल की तरफ जाते हो तो ये नैनीताल से, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से आपको 40 किलोमीटर इधर जाना होता है। मतलब नैनीताल से 40 किलोमीटर इधर सीधा जाओगे तो नैनीताल, 40 किलोमीटर इधर जाओगे तो कसार देवी टेम्पल आएगा। कसार देवी टेम्पल से 20 किलोमीटर आगे एक जगह है जिसका नाम है पताल भुवनेश्वर। आप उस जगह को भी विज़िट कीजिए। ये वो जगह है जहाँ से महाभारत के बाद 27 साल या 36 साल राज करने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी स्वर्ग के लिए निकले थे। और उस जगह में जाके जो फीलिंग है वो वैसी ही होगी कि आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। जिस इंसान ने जीवन में एक बार वहाँ जाके मेडिटेशन कर लिया, वो वहाँ का एडिक्टेड हो जाता है। हम कुंडलिनी मेडिटेशन का कोर्स मैंने आज तक जीवन में कभी भी किसी होटल के रूम में या अपने ऑफिस में नहीं करवाया। मैं कुंडलिनी के कोर्स जब भी करवाता हूँ साल में एक बार कसार देवी में ही करवाता हूँ, क्योंकि कुंडली जैसी एनर्जी को डील करने के लिए उससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। नासा की रिसर्च हो चुकी है वहाँ पे। और हमारा जो इसरो है, इसरो ने कसार देवी टेम्पल में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जो ये दावा करते हैं कि वहाँ पे एलियंस आते हैं। आप ये समझ लीजिए इजिप्ट के बाद दूसरी सबसे पावरफुल जगह है और इंडिया में नंबर 1 है। तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग हीलर हैं, वंस अपनी लाइफ में कसार देवी टेम्पल ज़रूर विज़िट करें। उस जगह का नज़ारा देख के आप कभी भूल नहीं पाएंगे उस जगह को, एनर्जी, उस जगह की एनर्जी कभी आप भूल नहीं पाएंगे। अगर आप वहाँ पे मेडिटेशन करते हो, आंख बंद करके बैठते हो, तो आपका जो इतना चेहरा है ये गायब हो जाता है और आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, मतलब एक डिफरेंट दुनिया के अंदर आप चले जाते हो और आपको पता भी नहीं लगता। मेरा तो बल्कि ये भी मानना है कि वहाँ पे टाइम का डायमेंशन भी कुछ अलग ही नहीं है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने 3 घंटे मेडिटेशन किया है या आधा घंटा मेडिटेशन किया है, लेकिन जब आप घड़ी में देखते हो तो चीज़ें एकदम से अलग हो जाती हैं। तो आप वहाँ पे, ये भाई साहब ने एक लिखा है डॉक्टर ललित जी ने कि मेरे घर से 2 घंटे पे हैं वो रास्ता। तो ललित जी आप भी एक्सप्लेन कीजिए, सबको अच्छा लगेगा क्योंकि इस जगह के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता। तो उस जगह की एनर्जी इतनी हाई है और साइंस उस जगह पे बहुत काम कर रही है। मतलब आप रशियन बायोवेल कैम्प की जहाँ पे बात करते हैं तो डॉक्टर किलियन की पूरी टीम, कसार देवी आके, रशिया के साइंटिस्ट आके और नासा के साइंटिस्ट आके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अगर किसी को एलियन से बात करना है,
एस्ट्रल ट्रैवल करना है, एंजल से बात करना है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 2 ही जगह है जहाँ पे एंजल देखी गई हैं भारत में। वन इज़ कसार देवी टेम्पल एरिया, वन इज़ केदारनाथ एरिया, जहाँ पे लोगों ने रियल एंजल्स को देखा है, ऐसा माना जाता है। तो आप लोग यू मस्ट विजिट। ललित जी प्रणाम जी। वेरी नाइस सर। तो अब हमें एक फ़ायदा हो गया कि हम वहीं पे आके आपके पास स्टे किया करेंगे, और 2 घंटे का रास्ता है, तो हमारे हम सबके लिए एक बेनिफिट है कि हमें वहाँ पे एक ठिकाना मिल गया। ओके ओके। बिल्कुल सर, मैं आपको पर्टिकुलर लोकेशन भेज दूंगा सर, जिस जगह पे कैंप होता है हमारा। आप डाउजिंग लेके जाओ, मतलब एक डाउजिंग जब हम घुमाते हैं ना, नॉर्मल डाउजिंग घुमाते हैं, तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब आराम से, क्लॉक और एंटी क्लॉक वट एवर जो हमारा क्वेश्चन होता है। लेकिन कसार देवी पे ना वो सुदर्शन की स्पीड होती है जी, ऐसे, मतलब सुदर्शन की स्पीड होती है वहाँ पे। दूसरा, जब आप रोड्स खोलते हो तो रोड्स ऐसे आराम से खुलती हैं, ऐसे बंद होती हैं, लेकिन जब कसार देवी पे होते हैं तो रोड्स ऐसे, मतलब ये है एनर्जी। मैं स्पेशल बायोवेल कैम लेके, मेरे पास बायोवेल कैम है, बायोवेल कैम लेके मैं कसार देवी गया था। जब व्हाट मैम? ओके, तो जब मैं कैमरा लेके वहाँ पे गया था तो उस जगह की जो एनर्जी थी ना, चक्रास की एनर्जी, साइंस के हिसाब से 1 जूल से 10 जूल तक हमारे चक्रास की एनर्जी होती है, जब आप बायोवेल कैम से या किलन कैम से अपने चक्रास की एनर्जी को चेक करते हो। बट जब आपने वहाँ पे, मैंने चक्रास की एनर्जी चेक किए थे, आई एम शॉक्ड। 150 जूल, आप समझ रहे हो? 150 जूल। मैं रिपोर्ट देख के इतने बड़े डाउट में आ गया कि हाउ दिस पॉसिबल, 150 जूल एनर्जी कैसे दिखा सकता है कोई उस जगह की? 150 जूल एनर्जी। हमारे चक्रास में अगर 4 जूल एनर्जी होती है ना, 4 जूल, तो हम अच्छे हीलर हैं। अगर 7 जूल एनर्जी आपकी आ गई ना, तो आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो। नरेंद्र मोदी की मानी जाती है 7 जूल या 8 जूल एनर्जी चक्रास की। तो एनर्जीज़ का मतलब होता है कि फिर आप जहाँ भी जाओगे आपका स्वागत होगा, आपके नाम के स्लोगन्स होंगे, काइंड ऑफ दैट। तो 150 जूल जिस जगह की एनर्जी हो, उस जगह को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि उस जगह नहीं हो। और फिर वहाँ पे घंटियाँ लगाई हुई हैं रशियन साइंटिस्ट ने, कि जब भी एनर्जीज़ में चेंज होते हैं, ऐसे ऐसे सेंसर्स लगाए हुए हैं कि जब भी एनर्जीज़ में चेंज होते हैं, एलियंस वगैरह आते हैं, लाइक उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पे एलियंस आते हैं, तो वो घंटियाँ अपने आप बजनी स्टार्ट हो जाती हैं। साइंटिस्ट बहुत एक्टिव होकर वहाँ पे काम करते हैं वहाँ। मैडम मैं तो अपनी तरफ से क्लियर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है जी। रुद्राक्ष माला भी कर सकते हैं सर। जिस जिस इंसान ने कभी अपनी लाइफ के अंदर टेलीकिनेसिस, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बिना छुए मूव करना,
एक्सपीरियंस नहीं किया, हाइड्रोकनेसिस एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर जियोकनेसिस एक्सपीरियंस नहीं किया, वो इंसान एक बार कसार देवी चला जाए, वो पहले ही दिन एक्सपीरियंस कर लेगा। इतनी हाई एनर्जी है वहाँ की। मतलब आप क्या, मतलब बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ थे, लेकिन अभी वहाँ पे वो साधु बन के बैठे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ। कोई एमपी का बेटा है राजस्थान का, जो हमारे साथ था वो राजस्थान की किसी एमपी का बेटा था। बोला जी मैं एक बार घूमने आया था, उसके बाद मैं घर गया, 50,000 रुपये का राशन लाया और मैं यहीं का हो गया, कसार देवी का। मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, लेकिन वो वहाँ पे मिलेंगे आपको। तो अगर आप एक हीलर हैं तो अपनी लाइफ में एक बार कसार देवी टेम्पल ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। ठीक है जी, ओके। आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अगर आप कभी कसार देवी जाने के लिए इंटरेस्टेड हों तो मैं ग्रुप में मैसेज जब भी डालूँगा तो आप बताना। हम 10 लोगों का ही ग्रुप बना के जाते हैं, या फिर 10 होंगे या फिर हम 20 लोग होंगे। बाकी वहाँ पे सर ललित जी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ग्रुप में ज़रूर हमारे ड्रॉप कीजिएगा, हम आपसे जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, हम दिल्ली गुड़गांव। हाँ जी, ओके जी। बिल्कुल सर, मैं आपका गाइड बन के वहाँ पे रहूँगा सबका। और वहीं से हिमालय की भी शुरुआत होती है, थोड़ी आगे से ही। ठीक है जी, तो आज के लिए सर इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा हु आई एम, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, वाई आई एम ह्यूमन, एंड व्हाट काइंड ऑफ पावर वी हैव, एंड हाउ टू यूज़ दैट काइंड ऑफ पावर। और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ह्यूमन क्या है। तो कल हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी। किसी का कोई सवाल है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर मॉडर्न मॉन्क बनो, पैरेलल चलो दोनों लाइफ में, पर्सनल भी चलो और स्पिरिचुअल भी चलो साथ के साथ। मॉडर्न मॉन्क बनिए, परिवार में रहते हुए। हम अपनी जिम्मेदारी और कर्म को छोड़ के भागेंगे नहीं, परिवार में रहते हुए अध्यात्म को हासिल करो एक आध्यात्मिक तरीके से। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और जो ये चैट यहाँ पे हो रही है ना अभी हमारे मतलब गूगल मीट पे, ये डिस्कनेक्ट करते ही ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ आप ग्रुप में अपने नंबर ड्रॉप कीजिए ताकि हम आप लोगों को प्रॉपर सर्विस दे सकें। ठीक है जी। आपको नंबर, मैडम छोटू सिंह जी, मेरा नंबर नहीं डाला हुआ आपने ग्रुप में? ओके, मैं अभी डाल देता हूँ। चलिए मैंने डाल दिया, अभी आप प्लीज़ नोट कर लीजिए ये नंबर, और उसके बाद आप चैट डिस्कनेक्ट कीजिएगा। किसी का कोई भी पर्सनल सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एनी टाइम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू जी। और प्लीज़ आप लोग फॉरगिवनेस वाला सॉन्ग ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा, फॉरगिवनेस प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ में डे 2 अपना अफर्मेशन। आप सर अपना नंबर मेरे को पर्सनली ड्रॉप कीजिए, मैं आपको ग्रुपों में ऐड कर लेता हूँ सभी लोगों को, और फिर मैं ग्रुप में दोबारा प्रेयर पोस्ट कर देता हूँ एक बार। हाँ जी, ठीक है जी। थैंक यू जी, गुड नाइट जी। थैंक यू जी।